इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बनाई गई है। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। स्टडी रूम में आदित्य लैपटॉप पर अपना कुछ काम कर रहा था, तभी स्प्रहा अंदर आती है और थोड़ा सा घबराते हुए आदित्य की कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती है। वो कुछ दिन तो रह गई थी इस परिवार के साथ, लेकिन फिर भी वो शौर्य को भूल नहीं पा रही थी। उसे उसकी बहुत ज़्यादा याद आती थी। स्प्रहा अपने आप को प्रिपेयर करने लगती है ताकि वो आदित्य के सामने कुछ बोल पाए। आदित्य अपने काम में बिजी था, लेकिन जैसे ही उसे कमरे में किसी के होने का एहसास होता है तो वो अपनी नज़र उठाकर सामने स्प्रहा को देखता है। स्प्रहा को परेशान खड़ा देखकर आदित्य उससे इशारों में अपने पास आने के लिए कहता है। स्प्रहा बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल कर आदित्य के थोड़े पास आकर खड़ी हो जाती है। आदित्य की वही आदत अभी नहीं गई थी। वो किसी भी अनजान से इतनी आसानी से बात नहीं किया करता था। स्प्रहा भी उसके लिए अब अनजान ही थी, क्योंकि उसने उससे बात नहीं की थी, मतलब पर्सनली उससे बात नहीं की थी। आदित्य इशारों में तो स्प्रहा को बुला चुका था, लेकिन वो कुछ पूछता नहीं है। वो चुपचाप अपने काम को करने लगता है और स्प्रहा के बोलने का इंतजार करता है। स्प्रहा ने देखा था कि मंदिर में आदित्य शौर्य के बाहर आने की बात से कितना गुस्सा हो गया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हिचकिचा रही थी। पर उसे शौर्य को अपने पास देखना था, तो वो किसी भी हालत में आदित्य से बात करना चाहती थी। स्प्रहा बहुत मुश्किल से अपना मुंह खोलती है और हकलाते हुए कहती है, वो मैं आपसे कुछ। बस इतना बोलते ही वो रुक जाती है, क्योंकि उसके मुंह से अब आवाज़ आनी ही बंद हो चुकी थी। स्प्रहा हद से ज़्यादा नर्वस हो चुकी थी। जिस तरह से उसने आदित्य को देखा था, उसके गुस्से को देखा था, वो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। आदित्य उसकी हकलाते हुई आवाज़ सुनकर सिर उठाकर उसे देखता है। स्प्रहा जब बोल नहीं पाती तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने आंसुओं के जरिए आदित्य को वो सब कुछ बताना चाहती थी जो वो यहाँ पर बताने आई थी। आदित्य स्प्रहा की आंखों में आंसू देखकर थोड़ा कोल्ड वॉइस में कहता है, वॉट हैपेंड? जब तक तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं, मुझे तुम्हारे इन आंसू समझ नहीं आएंगे। स्प्रहा का तो मुंह ही बंद हो चुका था, तो वो बता कहते पाती, इसीलिए तो उसके आंसू उसकी बातों को जाहिर करने के लिए निकल रहे थे। लेकिन आदित्य ने तो साफ मना कर दिया कि उसे उसके आंसू समझ नहीं आएंगे। स्प्रहा अपने आंसुओं को पोंछती है, फिर बहुत धीमी आवाज़ में कहती है, वो मैं वो आप उन्हें कब छोड़ेंगे? हमें उनकी बहुत याद आती है। प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिए ना। स्प्रहा की बातों में जितनी नमी थी, उससे ज़्यादा उसमें रोने की आवाज़ थी। स्प्रहा की बात सुनकर आदित्य के फेस एक्सप्रेशंस बिल्कुल नहीं बदलते। वो जैसे पहले काम करते हुए सीरियस था, उसी तरह से इस वक्त भी उसका फेस एक्सप्रेशंस दिख रहा था। उसने स्प्रहा को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो अपने काम में फिर से बिजी हो गया। जब आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया तो स्प्रहा इसके आगे कुछ पूछ भी नहीं पाई। वैसे ही उसने इतनी मुश्किल से ये बात बोली थी और आदित्य ने ये सुना ही नहीं। स्प्रहा वहीं पर एकदम चुपचाप खड़ी रहती है। तभी अंदर आई हुई काव्या आदित्य को बुलाती है, मिस्टर हस्बैंड। वो जैसे ही अंदर आती है तो उसकी नज़र स्प्रहा पर पड़ती है। काव्या स्प्रहा को देखते हुए आदित्य को देखती है, फिर स्प्रहा को देखकर पूछती है, क्या हुआ बेटा? आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको कुछ काम था? स्प्रहा बहुत धीमी आवाज़ में कहती है, जी। काव्या सोफे पर बैठते हुए पूछती है, क्या काम हो गया या फिर? काव्या के सवाल करने पर स्प्रहा चुप ही रह जाती है, क्योंकि उसका काम तो नहीं हुआ था, पर उसने बता तो दिया था। लेकिन आदित्य ने सुना ही नहीं। वैसे तो काव्या को भी पता था कि स्प्रहा शौर्य को छुड़ाने के लिए यहाँ बात करने आई है। स्प्रहा कुछ पल तो वहाँ रुकी, फिर जल्दी से वहाँ से भागते हुए चली गई। उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। काव्या उसे भागकर जाते हुए देख रही थी। उसके जाते ही काव्या आदित्य को देखते हुए कहती है, क्या आपने उनकी बात नहीं सुनी? आदित्य काम में लगा हुआ ही कहता है, उसने कुछ कहा ही नहीं। काव्या फिर एक बार दरवाजे की ओर देखने लगती है, फिर खोई हुई सी कहती है, उसने कहा नहीं, लेकिन मुझे पता है कि उसे क्या चाहिए। आदित्य लैपटॉप से ध्यान हटाकर काव्या को देखता है और उसकी ओर मुड़कर कहता है, अच्छा जी, अब क्या तुम माइंड भी पढ़ने लगी हो? काव्या मुस्कुराती है और कहती है, माइंड नहीं, दिल पढ़ने लगे हैं। जब से आपसे दिल जुड़ा है, तब से पता नहीं एक अलग ही टाइप की शक्ति मिल गई है हमें दिल पढ़ने की। इतना कहकर काव्या थोड़ा सा हंस देती है। आदित्य उसे अपने करीब खींचता है और उसके गाल पर हाथ रखकर कहता है, अच्छा तो तुम्हें दिल पढ़ना आता है, तो ज़रा हमें भी बताइए कि हमारे दिल में क्या चल रहा है। काव्या आदित्य की आंखों में एकटक देखने लगती है। आदित्य भी काव्या की आंखों में जैसे खो सा गया हो और उसकी आंखों में एकदम देखते रहता है। काव्या उसकी आंखों में खोई हुई कहती है, आपको नहीं लगता कि आपको भी शौर्य को छोड़ देना चाहिए?
और कितने दिन रहेंगे? वो उनकी भी तो इतनी बड़ी गलती नहीं है ना, वो बच्चे थे तो आ गए दूसरों की बातों में। ये सुनकर आदित्य सीधा बैठ जाता है और फिर एक बार अपने काम करते हुए थोड़ा सख्त सी आवाज़ में कहता है, बच्चा तो था और उस बचपने की हम उसे सज़ा दे रहे हैं। काव्या जल्दी से पूछती है, तो कब तक सज़ा देंगे आप उन्हें? देखिए, अब सिर्फ शौर्य की बात नहीं है, इस प्रहा भी है। उसके दिल का हाल तो जानिए, उन्हें इतना दर्द होगा शौर्य के ऐसे दूर रहने से। आदित्य ये सुनकर कोई जवाब नहीं देता। काव्या थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, आपका ना वही आदत वापस लौट रही है। जब आपका मन चाहे तभी आप मुंह खोलिए। जवानी वाली आदत को अब छोड़ भी दीजिए, अब आप बूढ़े होने वाले हैं। आदित्य फिर एक बार काव्या को देखता है और फिर अचानक ही उसे अपनी गोद में बैठा देता है। आदित्य लैपटॉप बंद करके काव्या की कमर के चारों ओर अपने हाथ लपेट लेता है। आदित्य कहता है, अच्छा, मैं बुढ़ा हो गया, तुम कहो तो अपना बुढ़ापा दिखाऊं? काव्या पहले तो कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन जब उसको आदित्य की बात समझ आती है तो एकदम से शर्मा सी जाती है। काव्या आदित्य के कंधे पर मार कर कहती है, आप कितने बेशर्म हैं ना, और अब तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आदित्य बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, कोई शक है? काव्या ये सुनकर उसे घूरते हुए देखने लगती है। आदित्य अब काव्या को अपने सीने से लगा लेता है और एकदम चुपचाप हो जाता है। काव्या भी आदित्य को धीरे से पकड़ लेती है। आदित्य बहुत ही शांत आवाज़ में कहता है, आई लव यू वाइफी। काव्या के होठे पर एकदम से मुस्कुराहट आ जाती है। वो भी धीरे से कहती है, आई लव यू सो मच मिस्टर हस्बैंड। इधर स्वर्णा अपने एक दोस्त से मिलने आई थी। दोनों इस वक्त पूल के ऊपर खड़े थे और नीचे बहुत ही गहराई में पानी बह रहा था। स्वर्णा अपने पास खड़ी लड़की को देखते हुए कहती है, क्या हुआ, तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? उसके पास खड़ी लड़की के चेहरे पर छिपे हुए एक्सप्रेशंस थे जो वो स्वर्णा से छिपा रही थी, जो स्वर्णा को समझ नहीं आ रहा था। उस लड़की को चुपचाप खड़ी देखकर स्वर्णा फिर से कहती है, आसमां, बोलना क्या हुआ? उसके पास खड़ी लड़की का नाम आसमा था। वो स्वर्णा की क्लासमेट थी जो उससे इस वक्त मिलने आई थी। आसमा कुछ देर तक तो रुकी रहती है और फिर जवाब देती है, मैंने कुछ दिन पहले रोहित को प्रपोज किया। स्वर्णा जैसे ही ये सुनती है उसके चेहरे पर खुशी की लहर दिखने लगती है। वो खुशी से कहती है, क्या सच में? उसने क्या जवाब दिया? स्वर्णा के इस तरह खुशी से पूछने पर आसमा एक नज़र स्वरा को देखती है और फिर नीचे बहते हुए पानी को देखने लगती है। आसमा का यूँ चुप होना स्वर्णा को समझ नहीं आता। स्वर्णा उससे फिर से पूछती है, क्या हुआ, क्या जवाब दिया उसने? मुझे पता है, ज़रूर उसने हाँ किया होगा, तो तुम दोनों डेट पर कहाँ गए थे? स्वर्णा जैसे जैसे ये सवाल कर रही थी, आसमा रेलिंग को एकदम कसकर पकड़ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे इस वक्त गुस्सा आ रहा है। स्वर्णा उससे कब से पूछे जा रही थी कि उसने कैसे प्रपोज किया, डेट पर कहाँ गए, क्या खाया और वो क्या पहन कर गई थी। स्वर्णा सवाल पर सवाल किए जा रही थी और इधर उसके सवालों को सुनते सुनते आसमा का जैसे खून खौलने लगा था। उसके चेहरे पर इस वक्त गुस्सा झलक रहा था जो स्वर्णा नहीं देख पा रही थी। स्वर्णा सवाल करते करते एकदम से पूछती है, तू चुप क्यों है? कुछ तो बता दे कि उसने भी प्रपोज किया भी या नहीं। आसमा झट से स्वर्णा की ओर मुड़ती है और उसकी गर्दन को पकड़कर एकदम गुस्से से कहती है, तुझे जानना है ना कि उसने क्या कहा? उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। आसमा बहुत ही जोर से चिल्लाती है। आसमा के ऐसे स्वर्णा का गला पकड़ने से वो स्वर्णा एकदम शॉक्ड हो गई। रोहित ने रिजेक्ट कर दिया तो आसमा उसका गला क्यों पकड़ रही है? वो इस सोच में स्वर्णा पड़ जाती है। स्वर्णा जल्दी से खुद को छुड़ाते हुए कहती है, तो तुम क्या कर रही हो? आसमा गुस्से में कहती है, ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे उसने रिजेक्ट कर दिया, उसकी वजह सिर्फ तुम हो। उसने कहा कि वो तुमसे प्यार करता है। आसमा ये सब गुस्से से दांत भींचते हुए कह रही थी। सच में इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। स्वर्णा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये क्या हो रहा है। आसमा फिर से दांत भींचते हुए कहती है, वो कह रहा था कि अगर तुम ना होती तो वो मेरे बारे में सोच सकता था। सारी प्रॉब्लम की जड़ तुम ही हो। आसमा के हाथ स्वर्णा के गले पर कसते जा रहे थे। स्वर्णा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसमें वो अपने हाथों से स्ट्रगल कर रही थी। इस वक्त दोनों जहाँ थे वहाँ एकदम सुनसान था। कोई भी वहाँ नहीं था। पुल पर बनी रेलिंग में इतनी लंबी नहीं थी। आसमा गुस्से में स्वर्णा को एकदम से धकेल देती है जिससे स्वर्णा नीचे गिरती, लेकिन वो डर से जल्दी से रेलिंग को पकड़ लेती है। वो पकड़ तो लेती है लेकिन इस वक्त वो उस पूल में लटक रही थी। स्वर्णा नीचे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वैसे भी उसे ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता था। वो घबराते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? प्लीज़ मुझे ऊपर खींच लो। आसमा के चेहरे पर पता नहीं क्यों इस वक्त मुस्कुराहट थी। शायद स्वर्णा के हमेशा के लिए दूर जाने की। आसमा हंसते हुए कहती है, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी वजह से ही उसने मुझे रिजेक्ट किया।
अब जब उसे तुम्हारी मौत की खबर मिलेगी वो खुद मेरे पीछे भागते हुए आएगा। स्वर्णा डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और कसकर रेलिंग को पकड़ते हुए चिल्लाती है, प्लीज़ मुझे ऊपर खींच लो। क्या कर रही हो आसमां? आसमां उसे देखकर ना कहती है और फिर कुछ देर में ही जाते हुए कहती है, तुमने हमारे बीच आकर गलती कर दी है। अब उस गलती की सज़ा तो मिल रही है और उस गलती की सज़ा सिर्फ तुम्हारी मौत है। आसमां थोड़े सनकीपन से कहती है, उसे जो चीज़ पसंद आई थी वो कभी भी छोड़ती नहीं थी और उसके बीच जो आता था उसे भी वो कभी नहीं छोड़ती थी। आसमां अब वहाँ से चली जाती है। स्वर्णा धीरे से अपनी आंखें खोलकर नीचे देखती है तो उसे इतना नीचे गहरी नदी दिखती है। स्वर्णा कसकर अपनी आंखें बंद करती है और रोते हुए कहती है, प्लीज़ मुझे कोई बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। स्वर्णा के हाथ अब उस रेलिंग से छूटने लगे थे। इससे उसे और भी ज़्यादा डर लग रहा था। स्वर्णा के आंसू अब बहने लगे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी दोस्त उसे इस तरह से धोखा देगी, उसे इस तरह से जान से मारने की कोशिश करेगी। हाँ, उसे ये पता था कि वो सनकीपन की है, लेकिन उसके बारे में कभी नहीं सोचा था कि आसमां इतनी दूर सिर्फ यहाँ स्वर्णा को मारने आई थी। स्वर्णा के हाथ छूट रहे थे। वो बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ऊपर कैसे जाए। वो तो घर में किसी को बताकर भी नहीं आई थी। तभी उसे अपने हाथ पर किसी की छुअन महसूस होती है। स्वर्णा धीरे धीरे अपनी नज़र उठाकर ऊपर देखती है तो उसे ऊपर उसका हाथ पकड़े सिद्धार्थ दिखता है। स्वर्णा उसे अपनी नम आंखों से देखती है। सिद्धार्थ उसके हाथों को कसकर पकड़े ऊपर खींच लेता है। स्वर्णा की आंखों में अभी आंसू थे क्योंकि वो बुरी तरह से डरी हुई थी। एक तो उसे ऊंचाई से इतना डर लगता था कि वो सह ही नहीं पाती थी। सिद्धार्थ जैसे ही स्वर्णा को पूल के ऊपर खींच लेता है तो स्वर्णा जल्दी से सिद्धार्थ के गले लगकर रोने लगती है। सिद्धार्थ पहले तो कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन उसे जब याद आता है कि स्वर्णा को ऊंचाई से डर लगता है तो वो भी उसे पकड़ लेता है और बहुत ही धीमी सी आवाज़ में पूछता है, आर यू फाइन? स्वर्णा डर की वजह से कोई जवाब नहीं दे पाती। उसे तो डर से कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। स्वर्णा सिद्धार्थ से एकदम चिपकी हुई थी। उसे अब भी उस ऊंचाई की याद आ रही थी क्योंकि वो बार बार उसे देख रही थी। उसके दिमाग में इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करने लगा था कि वो धीरे धीरे बुदबुदाते हुए कहती है, नहीं प्लीज़ मुझे वहाँ से ऊपर खींच लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। स्वर्णा अभी खड़ी थी, इसके बावजूद भी उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी लटकी हुई है। स्वर्णा के दिमाग में ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था जिससे वो एकदम से ही बेहोश हो जाती है। स्वर्णा बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। उसे कोई भी छोटी सी बात बहुत जल्दी इफ़ेक्ट कर जाती थी और यहाँ तो उसका सबसे बड़े डर वाली हादसा हुआ था। स्वर्णा जब बेहोश हो जाती है तो उसका शरीर एकदम ढीला पड़ जाता है। यह महसूस होते ही सिद्धार्थ उसे एकदम कसकर पकड़ लेता है। सिद्धार्थ स्वर्णा को जल्दी से अपनी बाहों में उठा लेता है और फिर अपनी कार की ओर बढ़ जाता है। कार के सामने खड़ा उसका असिस्टेंट सिद्धार्थ को देखकर धीरे से कहता है, इसके पीछे एक्ट्रेस का झुंड लगा पड़ता है और ये इस मामूली सी लड़की के पीछे पड़ा है। ऐसा बोलते हुए वो दोनों को ही देख रहा था। सिद्धार्थ स्वर्णा को लेकर कार के पास पहुंच गया था। वो स्वर्णा को सीट पर बिठाकर खुद भी बैठ जाता है। उसके बैठते ही चंद पलों में उसकी कार वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ एक कमरे में एक इंसान अंदर जाता है और सामने बैठी हुई लड़की को देखता है जो इस वक्त आईने में खुद को निहार रही थी। वो इस लड़की को देखते हुए कहता है, स्वरा। बैठी लड़की स्वरा थी जिसने अपना रूप बदल लिया था। उसने अपने बालों को छोटा करके रखा हुआ था और अब भी वो उसी तरह से दिखती थी। इस वक्त उसने अपना चश्मा नहीं पहना था। स्वरा आईने से उस इंसान को देखती है। वो इंसान स्वरा के पास जाकर ड्रेसिंग टेबल पर बैठ जाता है और उसे देखकर कहता है, तुम्हें आदित्य सिंघानिया ढूंढ रहा है, तुम ज़्यादा दिन तक छिप नहीं सकती। स्वरा एक नज़र उस इंसान को देखती है, फिर आईने में खुद को देखकर कहती है, उनके ढूंढने से पहले मैं खुद उनके पास जाकर खड़ी हो जाऊंगी। स्वरा पहले जैसी मासूम बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। उसका ऑरा बहुत ज़्यादा बदल चुका था। उसके चेहरे पर ना कोई मुस्कान थी और ना ही क्यूटनेस। उसके चेहरे पर बस सीरियसनेस थी, इसके सिवाय कुछ नहीं। स्वरा अब उस इंसान को देखते हुए कहती है, मयंक गोवा की टिकट बुक कर लो, मैं कल ही गोवा जा रही हूँ। मयंक ध्रुव का बेस्ट फ्रेंड है जिसने स्वरा को सहारा दिया था। मयंक हाँ में सिर हिलाता है और फिर वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके जाते ही स्वरा आईने में खुद को देखती है और एकदम से कहती है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी रोहान। मैं तुम्हारे सामने तो जाऊँगी लेकिन स्वरा बनकर नहीं। बल्कि इतना कहते ही वो रुक जाती है। गोवा। सरना की आंखें बहुत ही धीरे धीरे खुलती हैं। आंखें खुलते ही उसकी नज़र उसके पास बैठी प्रज्ञा पर पड़ती है जो बहुत ज़्यादा परेशान थी। सरना की आंखें खुली देखकर प्रज्ञा परेशान होकर कहती है, अन्ना तुम ठीक हो? सिद्धार्थ ने बताया कि तुम पूल में लटक रही थी। किसने किया ये सब? सरना बिल्कुल चुप थी। उसे तो खुद समझ नहीं आ रहा था।
कि आसमा उसके साथ ऐसे कैसे कर सकती है। वो प्रज्ञा को ये बताना नहीं चाहती थी कि ये सब उसकी ही दोस्त ने किया है, क्योंकि अगर वो प्रज्ञा को बताती तो प्रज्ञा अव्यान को ज़रूर बताती, और अव्यान कभी भी आसमा को नहीं छोड़ता, और सरना नहीं चाहती थी कि आसमा को अव्यान कुछ करे। इसीलिए सरना चुप रहना ही सही समझती है। प्रज्ञा कुछ देर तक तो सवाल करती रहती है, पर जब सरना कोई जवाब नहीं देती तो वो ये सोचकर अब आगे कुछ नहीं पूछती कि सरना अभी डरी हुई है, तो इसीलिए कुछ बोल नहीं पा रही, क्योंकि उसे तो पता था कि सरना को ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है। सरना अब गौर से उस कमरे को देखने लगती है। ये उसका कमरा नहीं था, वो देखते ही पहचान जाती है, इसीलिए वो पहचानने की कोशिश कर रही थी। इधर उधर देखते हुए सरना की नज़रें एकदम से सिद्धार्थ के फ़ोटो फ्रेम पर जाती हैं। फ़ोटो फ्रेम को देखते ही सरना समझ जाती है कि ये सिद्धार्थ का कमरा है। जैसे ही उसे ये समझ आता है तो सरना को पूल पर हुई इंसिडेंट याद आने लगता है। उसने किस तरह से सिद्धार्थ को एकदम से गले लगा लिया था। वो सब सोचकर सरना अनकंफर्टेबल सी हो जाती है। सरना जल्दी से उठकर बैठ जाती है और प्रज्ञा से कहती है, भाभी यहाँ से चलिए जल्दी, प्लीज़ मुझे घर जाना है। सरना का अचानक ऐसा कहना प्रज्ञा को समझ नहीं आता। सरना बेड से उठती है और जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है तो उसे कमरे में आता हुआ सिद्धार्थ दिखता है। सिद्धार्थ को देखते ही सरना का शरीर ठंडा पड़ जाता है। प्रज्ञा भी मुड़कर सिद्धार्थ को देखती है। सिद्धार्थ की नज़र सामने खड़ी सरना पर जाती है। प्रज्ञा एक नज़र सरना को देखती है, फिर सिद्धार्थ को देखते हुए कहती है, सिद्धार्थ, अर्ना को होश आ गया है तो हम जा रहे हैं। सिद्धार्थ सरना को देखते हुए कहता है, मुझे इससे कुछ बात करनी है। प्रज्ञा ये सुनकर सिद्धार्थ को देखने लगती है। कुछ पल देखने के बाद प्रज्ञा कहती है, मैं नीचे वेट कर रही हूँ अर्ना। इतना बोलते ही प्रज्ञा चली जाती है। सरना भी जल्दी से उसके पीछे जाते हुए कहती है, भाभी मैं भी आ रही हूँ। वो उसके पीछे तो जाती है, लेकिन दरवाजे पर सिद्धार्थ उसके सामने खड़ा हो जाता है। सिद्धार्थ के सामने खड़े हो जाने से सरना के कदम एकदम रुक जाते हैं। सरना को अब प्लेन वाला इंसिडेंट याद आ जाता है। उसे आज भी लगता है कि सिद्धार्थ उसके साथ वैसे ही करेगा जैसे उसने सोचा है, इसीलिए वो कभी उसकी नज़र तक उससे मिला नहीं पाती। सिद्धार्थ अब उसकी ओर कदम बढ़ाने लगता है। ये देखकर सरना पीछे होने लगती है। वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। सरना धीरे धीरे पीछे होते हुए कहती है, प्लीज़ मेरे साथ कुछ मत करो। मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था, मुझे तो ऊंचाई से डर लग रहा था, इसीलिए मैंने आपका हाथ। सरना सहमी हालत में थी। सरना पीछे होती जा रही थी और सिद्धार्थ उसकी ओर बढ़ता जा रहा था। सरना की नज़रें झुकी हुई थी और सिद्धार्थ उसे बस एक टक देखते हुए आगे बढ़ रहा था। पीछे होते होते सरना एकदम से रुक जाती है। सिद्धार्थ झुककर सरना के कान में धीरे से कहता है, तुम्हें पता है तुम कितनी बड़ी बुद्धू हो। जैसे ही सरना सिद्धार्थ के मुंह से खुद के लिए बुद्धू सुनती है तो वो सिर उठाकर सिद्धार्थ को देखती है। ऐसा करने से दोनों की नज़रें आपस में मिल जाती हैं। सरना अब सिद्धार्थ से दूर हो जाती है। खुद के बारे में ऐसा सुनकर पता नहीं सरना को क्या हो जाता है। वो तुरंत ही सिद्धार्थ को अपनी एक उंगली दिखाकर कहती है, लुक मिस्टर, आप होंगे बुद्धू, मैं कोई बुद्धू नहीं हूँ। सिद्धार्थ भौहें चढ़ाकर सरना को देखते हुए कहता है, सीरियसली? सीरियसली। सिद्धार्थ जब ये कहता है तो सरना कॉन्फिडेंस से अपना सिर हाँ में हिला देती है। सिद्धार्थ ये देखकर कुछ पल तो स्वरा के मासूम चेहरे को देखता है, क्योंकि वो अब भी एकदम बच्ची थी और बात बहुत कॉन्फिडेंस से कह रही थी। सिद्धार्थ स्वरना की कमर को पकड़कर अपने करीब खींच लेता है, जिससे स्वरना उससे सट जाती है। उसके दिल की धड़कन एकदम से बढ़ जाती है, लेकिन वो जल्दी खुद को संभालकर तुरंत उसके हाथ को हटाते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? सिद्धार्थ उसे और कसकर पकड़ते हुए कहता है, क्यों, तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारे इतने करीब आकर क्या कर रहा हूँ? देखिए मिस्टर, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। स्वरना अपनी मासूम सी आवाज़ में अपनी पलकों को झपकाते हुए कहती है। सिद्धार्थ अपनी आंखों को मटकाते हुए कहता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। स्वरना सिद्धार्थ के हाथ को अपनी कमर से हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिद्धार्थ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। ये देखकर स्वरना रोनी सी सूरत बनाकर कहती है, प्लीज़ हमें छोड़िए। सिद्धार्थ उसके चेहरे के करीब झुककर कहता है, पहले कहो कि तुम बुद्धू हो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आप ज़बरदस्ती मुझसे बुद्धू नहीं बुलवा सकते। स्वरा फिर से अपनी मासूम सी आवाज़ में बोलती है। सिद्धार्थ तो इस वक्त स्वरना को इस तरह देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था और मज़ा भी आ रहा था। मैंने कहा ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सिद्धार्थ अपनी सीरियस सी आवाज़ में कहता है। सिद्धार्थ को इतना सीरियस में देखकर स्वरा की बोलती ही बंद हो जाती है। वो खुद को बुद्धू कैसे बोल सकती थी, क्योंकि वो तो खुद को स्मार्ट समझती है।
भले वो बुद्धू नहीं थी पर स्मार्ट भी नहीं थी। सिद्धार्थ उसे चुप रहता हुआ देखता रहता है। वो सरना के बहुत करीब था। सरना ने अपनी नज़रें अभी झुका रखी थी। सिद्धार्थ को इस वक्त सरना बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बिल्कुल छोटे बच्चे जैसी जिसे अपनी गलती मान ली हो। सिद्धार्थ अब सरना की दूसरी कमर पर भी अपना हाथ रख लेता है। सरना जल्दी से अगलाते हुए कहती है, मैं बुद्धू हूँ। सरना जैसे ही ये कहती है, सिद्धार्थ के होंठों पर मुस्कान आ जाती है। सच में ये लड़की इतनी ज़्यादा क्यूट है। उसके मन में ये चलने लगता है, इतना इनोसेंट कोई नहीं हो सकता था। सरना ने खुद की नज़रें झुकाकर ही बुद्धू कहा था। अब जब उसने कह दिया तो वो सिर उठाकर सिद्धार्थ से कहती है, अब तो छोड़ दीजिए। सिद्धार्थ उसकी आंखों में मासूमियत देख सकता था। यही मासूमियत तो उसे सरना की ओर खींच रही थी। सिद्धार्थ अचानक ही सरना के गाल पर किस कर लेता है। सरना की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसकी धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। आज तक किसी ने उसे किस नहीं किया था। ये फीलिंग उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नई और अनजान थी। सिद्धार्थ सरना की धड़कन को सुन सकता था और उसे उसकी धड़कन सुनना बहुत ही अच्छा लग रहा था। सिद्धार्थ सरना के चेहरे को देखने लगता है, जो हैरानी और शर्म से झुका हुआ था। वो इतनी क्यूट थी कि सिद्धार्थ उसे छूमे बगैर रह नहीं पाया। सरना सिर्फ हरकतों से ही नहीं, देखने में भी बिल्कुल बच्चों जैसी थी। सिद्धार्थ ने जब पहली बार प्लेन में उसे देखा था तो सरना उसे बहुत पसंद आई थी। भले ही सरना बहुत ज़्यादा सीरियस थी, पर फिर भी उसकी जो क्यूट सी हरकत थी वो सिद्धार्थ से छुपी ना रह सकी। सिद्धार्थ को कभी पता नहीं था कि उसे एक नॉर्मल सी लड़की पसंद आ जाएगी, जो बस एक बच्चे जैसी होगी। जैसी भी थी, सिद्धार्थ स्वर्णा को भी बहुत पहले ही पसंद करने लगा था। वो उसे कब से बात करना चाहता था कि स्वर्णा थी कि वो उससे भागती रहती थी। सिद्धार्थ काफ़ी वक्त से स्वर्णा का पीछा कर रहा था, जिसका अंदाज़ा स्वर्णा को बिल्कुल भी नहीं था। सिद्धार्थ स्वर्णा के गाल को छूते हुए कहता है, बहुत बुद्धू हो तुम सीरियसली। स्वर्णा अपना सिर ऊपर करके सिद्धार्थ को नहीं देखती। सिद्धार्थ सीरियस हो जाता है और पूल पर हुई घटना को याद करते हुए पूछता है, अच्छा ये बताओ, वो पूल पर वो लड़की कौन थी जिसने तुम्हें इतनी बुरी तरह से धक्का दिया, ये जानते हुए कि भी तुम्हें तो ऊंचाई से डर लगता है। स्वर्णा चुप रहकर सिद्धार्थ की ये बात सुन रही थी। वो कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। जब सिद्धार्थ स्वर्णा को चुप देखता है तो उससे कहता है, मैंने तुम्हारी भाभी को ये नहीं बताया कि तुम्हें उस लड़की ने धक्का दिया, लेकिन अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि वो लड़की कौन थी तो मैं उन्हें बता दूंगा। स्वर्णा जल्दी से अपना सिर उठाकर सिद्धार्थ को देखकर कहती है, आप एक्टर हैं या ब्लैकमेलर हैं? आप मुझे ऐसे ब्लैकमेल कैसे कर सकते हैं? सिद्धार्थ फिर से उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मैंने कहा ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सिद्धार्थ के बार बार यही शब्द कहने से अब स्वर्णा थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट होने लगती है, पर उसे इस बात का भी डर लग रहा था कि अगर सिद्धार्थ ने प्रज्ञा को कुछ बता दिया तो फिर आसमा की तो खैर नहीं। स्वर्णा के पास सिद्धार्थ को बताने के अलावा अब कोई चारा नहीं था। वो उससे कहती है, वो मेरी दोस्त थी। सिद्धार्थ जैसे ही ये सुनता है तो वो तुरंत पूछता है, दोस्त? कोई दोस्त ऐसा करता है क्या? दोस्त के नाम पर दुश्मन पाल रखे हैं तुमने। स्वर्णा मासूमियत सी आवाज़ में कहती है, मुझे थोड़ी ना पता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगी। ऐसा कहते हुए स्वर्णा का चेहरा बहुत ही ज़्यादा मासूम लग रहा था। सिद्धार्थ सोचते हुए पूछता है, लेकिन उसे तुम्हें मारने की कोशिश क्यों की? स्वर्णा सिद्धार्थ को मना करते हुए कहती है, वो तो आपको नहीं बता सकती। सिद्धार्थ स्वर्णा को धमकी देते हुए कहता है, बताओ वरना मैं तुम्हारी भाभी को बता दूंगा। स्वर्णा फ्रस्ट्रेट होकर कहती है, ये आप मुझे क्या बार बार धमकी दे रहे हैं, और आप वहाँ पर कर क्या रहे थे? मैं नहीं रहता तो अब तक तुम्हारी यमराज के दर्शन हो गए होते। सिद्धार्थ के ये बोलते ही स्वर्णा चुप हो जाती है। सच ही तो था, अगर सिद्धार्थ वहाँ नहीं होता तो पता नहीं स्वर्णा का क्या होता। वैसे भी वो जगह एकदम सुनसान थी, वहाँ उसे बचाने कौन आता? स्वर्णा सिर झुकाए कहती है, वो जिससे प्यार करती है उसने उसे रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि वो मुझसे प्यार करता है, इसीलिए आसमा को लगता है कि उसके प्यार को मैंने छीन लिया। सिद्धार्थ स्वर्णा की बात तो सुनता है, वो ये भी सुन लेता है कि आसमा किसी लड़के से प्यार करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसके कान में यही बात गूंज रही थी कि कोई लड़का स्वर्णा से प्यार करता है। ये बात उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने लगी थी। सिद्धार्थ उस लड़के के बारे में जानने की कोशिश करते हुए कहता है, क्या उस लड़के से तुम भी प्यार करती हो? स्वर्णा बोलने वाली होती है, लेकिन वो एकदम से रुक जाती है और कुछ सोचते हुए कहती है, आप मुझसे ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं? सिद्धार्थ को जब लगता है कि उसने गलत सवाल कर दिया तो वो तुरंत बात को बदलते हुए कहता है, ठीक है अब तुम जाओ, तुम्हारी भाभी कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। इतना कहते ही सिद्धार्थ स्वर्णा की कमर को छोड़ देता है। सिद्धार्थ जैसे ही स्वर्णा को छोड़ता है वो तुरंत भागते हुए वहाँ से चली जाती है। सिद्धार्थ स्वर्णा की बातों को याद करते हुए खुद से कहता है, सिर्फ ब्लैकमेल ही नहीं, मैं तुम्हारे लिए किडनैपर भी बनूंगा। लंदन। अव्यान और रुद्र इस वक्त एक बड़े से विला में इंटर होते हैं। अंदर से बाहर तक हजारों बॉडीगार्ड्स तैनात थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये किसी पॉलिटिशियन का घर हो। अव्यान बहुत गौर से ये सब देख रहा था।
अव्यान और रुद्र जैसे ही अंदर जाते हैं तो उन दोनों को ही सोफे पर बैठी अंतरा दिखती है, जो इस वक्त स्नैक्स खाते हुए टीवी में मर्डर न्यूज़ देख रही थी। जिस उम्र में बच्चे कार्टून या फैंस देखना पसंद करते हैं, वो इस वक्त ऐसी चीज़ें देख रही थी। रुद्र ये देखकर अपनी भौहें चढ़ाते हुए अंतरा को देखता है। रुद्र आगे बढ़कर रिमोट लेता है और टीवी को बंद कर देता है। टीवी बंद होते ही अंतरा गुस्से से चिल्लाती है, अंकल। अखिल भागते हुए अंतरा के पास आता है। तभी उसकी नज़र रुद्र और अव्यान पर चली जाती है तो वो अपनी जगह पर ही खड़ा हो जाता है। अंतरा का ध्यान अभी भी रुद्र पर नहीं गया था, लेकिन वो जैसे ही अखिल की नज़रों का पीछा करते हुए उसकी ओर देखती है तो रुद्र को देखते ही उसकी आंखें चमक जाती हैं। वो जल्दी से भागकर रुद्र से चिपक जाती है। हैंडसम ब्रदर, आप इतनी जल्दी आ गए। अव्यान अंतरा को बहुत गौर से देख रहा था। उसका चेहरा नैना ने पूरी तरह से मिलता था। अंतरा नैना जैसी ही दिखती थी। रुद्र अंतरा को खुद से दूर करके उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरता है। अंतरा कभी ऐसी नहीं थी। वो रुद्र के आने पर इतना नॉर्मल बिहेव नहीं करती थी। रुद्र समझ चुका था कि अंतरा को ज़रूर कुछ ना कुछ चाहिए, इसीलिए वो उसके आते ही उससे लिपट गई, वरना अंतरा अपनी जगह से कभी उठती नहीं थी। रुद्र उसे पूछते हुए पूछता है, तेवर बहुत बदल गए हैं तुम्हारे, क्या चाहिए तुम्हें? अंतरा ये सुनकर रुद्र से दूर हो जाती है और बहुत ही सीरियस होकर कहती है, मुझे एक स्पोर्ट्स कार चाहिए। अंतरा की बात सुनकर रुद्र और अव्यान दोनों भौहें चढ़ाए उसे देखते हैं। रुद्र अंतरा की बातों को इग्नोर करता है और अव्यान को अंतरा से मिलवाते हुए कहता है, अव्यान, ये है हमारी बेबी प्रिंसेस अंतरा सूर्यवंशी। अंतरा नाम सुनते ही अव्यान बीते हुए पलों में खो जाता है। फ्लैशबैक। नैना सोफे पर बैठी थी। अव्यान और रुद्र भी उसी के साथ बैठे हुए थे। अव्यान की नज़रें नैना के बड़े से पेट पर थीं। कुछ सोचते हुए अव्यान नैना से कहता है, माँ, आपने बच्चे का नाम क्या सोचा है? अव्यान के पूछने से नैना मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने बच्चे का नाम अंतरा सोचा है। चेकअप के दौरान नैना को पता था कि पेट में एक लड़की है। अंतरा नाम सुनकर रुद्र से पूछती है, वाई मॉम? नैना अपने पेट को सहलाते हुए मुस्कुराकर कहती है, आ से अव्यान, ना से नैना और रा से रुद्र, हम तीनों के नाम का कॉम्बिनेशन है अंतरा। रुद्र तुरंत ही कहता है, तो फिर ता? रुद्र की बात सुनकर नैना का चेहरा एकदम से दुखी हो जाता है। वो दुखी होकर अपने पेट को देखते हुए कहती है, दूसरे बच्चे का नाम तरुण या तान्या रखने का सोचा था, बस इसीलिए आज भी मुझे बहुत याद आती है। नैना को दुखी देखकर अव्यान और रुद्र दोनों ही उसके पास चले जाते हैं और दोनों साइड में बैठकर नैना के गले लग जाते हैं। फ्लैशबैक एंड। अंतरा अव्यान को देखकर उसे पहचान नहीं पाई थी। रुद्र अव्यान को दिखाते हुए अंतरा से कहता है, ये मेरा दोस्त है अव्यान सिंघानिया, मैंने बताया था ना इसके बारे में। अंतरा चुपचाप अव्यान को एकटक देखने लगती है। रुद्र ने अंतरा को अव्यान के बारे में बताया तो था, लेकिन अंतरा को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि अव्यान वही है जिसने उसकी माँ को बचाया था। उसी की वजह से अंतरा आज जिंदा है। अंतरा अव्यान को बहुत ही गौर से देखते हुए कहती है, क्या आपकी सिस्टर ही मेरे हैंडसम ब्रदर को मुझसे छीनने वाली है? अव्यान जब ये सुनता है तो वो समझ नहीं पाता कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। रुद्र इस वक्त अव्यान के थोड़े पास ही खड़ा था। वो बहुत ही धीमी आवाज़ में अव्यान से कहता है, शी इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर मी। अव्यान अंतरा को गौर से देखता है। सच में इस वक्त अंतरा के चेहरे पर रुद्र के लिए पॉजिटिवनेस साफ झलक रही थी। अव्यान, रुद्र और अंतरा इस वक्त डाइनिंग टेबल में बैठे हुए थे। सुबह हो चुकी थी तो तीनों नाश्ता कर रहे थे। अव्यान अंतरा से मिला, उससे उसने बात भी की। अंतरा ने भी उससे बात की, पर उतने अच्छे से नहीं। अंतरा को पता था कि रुद्र जिससे शादी कर रहा है अव्यान उसका भाई है, तो उसने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि वो अपनी बहन को समझा दे कि वो रुद्र को उससे दूर ना करे, वरना उसका हश्र अच्छा नहीं होगा। अव्यान बस अंतरा की सारी बातों को सुन रहा था, क्योंकि वो तो अंतरा को भी खुद की बहन मानता था और उससे काफ़ी जुड़ा हुआ था, तो उसे उसकी बातों से बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि वो बस उसके एटीट्यूड को साफ तरीके से देख रहा था। वो अच्छी तरह से देख पा रहा था कि अंतरा का सारा एटीट्यूड रुद्रांश से आया है। रुद्र तो खुद ही इतना एटीट्यूड में रहता था, तो उसने भी कभी अंतरा को कभी एटीट्यूड में रहने के लिए मना नहीं किया था। रुद्र के अंदर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन अंतरा के अंदर बहुत कम था, जो अव्यान अच्छी तरह से देख पा रहा था। अव्यान ने अंतरा से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन अंतरा ने साफ तरीके से मना कर दिया। इन सब से अव्यान को रुद्र पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अगर वो बचपन से ही अंतरा के साथ रहता तो उसे इस तरह उससे दूरी बनाकर ना रहनी पड़ती। पर जैसा रुद्र ने कहा कि उसकी वजह से अंतरा की जान को खतरा था, इसीलिए उसने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, तो इस वजह से अव्यान का गुस्सा भी थोड़ा शांत हो जाता है। रुद्र खाते हुए बोलता है, सो बेबी प्रिंसेस, तुम्हारे एग्ज़ाम खत्म हो गए?
अंतरा भी खाते हुए बोलती है, वो तो कब के हो गए, बस आप रिजल्ट देख लेना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं पास हो पाऊंगी। अंतरा ये बोलते हुए भी बहुत एटीट्यूड में थी। अंतरा को पढ़ने लिखने का थोड़ा भी शौक नहीं था। वो एग्ज़ाम देकर हमेशा बहुत मुश्किल से पास हुआ करती थी और इस बार का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ था, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा था। अव्यान अंतरा को देखते हुए कहता है, तुम्हारे रिजल्ट को देखने का क्या मतलब है? अंतरा बोलती है, मतलब यही कि हैंडसम ब्रदर अपनी पावर से मुझे पास करवा दें। वैसे भी अभी 10th का एग्ज़ाम है, उसके बाद मैं डिप्लोमा करके घर में बैठे रहना चाहती हूँ, मुझे पढ़ाई नहीं करनी। अंतरा की बात को सुनते हुए अव्यान घूर कर रुद्र को देखता है। वो उसे देखकर दांत भींचते हुए कहता है, तूने इसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। रुद्र काफ़ी नॉर्मली कहता है, मैं क्या करूं, जब इसे पढ़ने का मन नहीं है तो मैं तो समझा समझा के थक चुका हूं, अब मुझसे नहीं होगा, इसे जो करना है करने दो। अव्यान फिर से दांत भींचते हुए कहता है, तुमने इसे इतनी छूट क्यों दे रखी है? 15 साल की बच्ची है वो, इतनी छूट अच्छी नहीं है। अंतरा ये सब सुनकर अव्यान को घूरते हुए देखने लगती है। अव्यान उसकी आज़ादी को छीन रहा है, ये सोचते हुए वो उसे बुरी तरह से घूर रही थी। रुद्र जल्दी से कहता है, हाँ तो मैं इसे कैद करके तो नहीं रख सकता ना। अव्यान गुस्से से कहता है, तुझे जब पालना आता ही नहीं तो क्यों छुपाना? मुझे बता देता सारी बात, कोई भी खतरा होता मैं अपने ऊपर पहले लेता, पर इसे कुछ नहीं होने देता। अब देखो क्या हालत बना रखी है तुमने इसकी, एक तो इसको इतना एटीट्यूड, इतना घमंड और पढ़ाई में ज़ीरो। अव्यान का रुद्र को ऐसे डांटना अंतरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने पकड़े चम्मच को कसकर पकड़े हुए थी और साथ ही प्लेट पर धीरे धीरे मार रही थी। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि अंतरा को इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अव्यान बोल ही रहा था तभी अचानक ही अंतरा अपने चम्मच से उसके ऊपर वार करने वाली होती है, पर उससे पहले ही अव्यान उसके हाथ को पकड़ लेता है। रुद्र अंतरा पर बहुत जोर से चिल्लाता है, अंतरा। चम्मच की नोक इस वक्त अव्यान की आंखों के पास थी। अव्यान अंतरा को बहुत ही गौर से देख रहा था। वो समझ रहा था कि अंतरा को इस वक्त अकेला रखा गया तो उस पर उसका कितना बड़ा इम्फेक्ट पड़ा है। वो सन की माइंड की हो गई है। अंतरा गुस्से से अव्यान को घूर रही थी और अपने हाथ को हिला रही थी, पर हिला नहीं पा रही थी क्योंकि अव्यान ने उसके हाथ को बहुत ही कसकर पकड़ा हुआ था। रुद्र ने जब अंतरा को ये बताया कि अंतरा उसके लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव है, साथ ही उसकी तरह एटीट्यूड में रहती है और आव्या को मारने की धमकी दे रही है, तो अंतरा की मेंटल कंडीशन कुछ सही नहीं लगी। क्योंकि अंतरा 15 साल की छोटी बच्ची थी, तो उसके माइंड में मारने का ख्याल आना बहुत बड़ी बात थी। अव्यान ये जानने के लिए ये सब कर रहा था। वो देखना चाहता था कि अंतरा किस तरह से रिएक्ट करेगी। ऐसे इंसानों के लिए इलाज था। रुद्र जल्दी से चेयर से उठकर अंतरा को पीछे से पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, पागल हो गई हो, क्या कर रही हो ये? अंतरा भी गुस्से से चिल्लाती है, शी स्कॉल्डेड यू, आई विल किल हिम। रुद्र एकदम से चिल्लाता है, आई सेड स्टॉप इट। अंतरा रुद्र के ऐसे चिल्लाने पर अब रुद्र को देखती है, फिर अपनी पकड़ी चम्मच को छोड़ देती है, जिससे चम्मच नीचे गिर जाता है। अव्यान भी उसके हाथ को छोड़ देता है, रुद्र भी अंतरा को छोड़ देता है। अंतरा उठकर अब भागते हुए अपने कमरे की ओर चली जाती है। अव्यान अंतरा को जाते हुए देखता रहता है। रुद्र काफ़ी फिक्र से अव्यान को देखकर कहता है, आर यू फाइन? अव्यान अब तक अंतरा को जाते हुए देख रहा था। अंतरा अब कमरे में जा चुकी थी। अव्यान उस कमरे की ओर देखते हुए कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है रुद्र, तुम्हें इसे इस तरह अकेला नहीं रखना चाहिए था। मैं देख सकता हूँ कि इसकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है। रुद्र चेयर पर बैठता है और कहता है, पता नहीं इसे क्या हो गया है, आज से पहले इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अव्यान तुरंत बोलता है, नहीं किया था क्योंकि तुम अकेले आते थे। वो तुम्हें जानती है, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं उसके लिए नया हूँ। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन ये प्यार नहीं है, बहुत ही सनक टाइप की है। मुझे लगता है तुम्हें इसे जल्द से जल्द माँ के पास लेकर जाना चाहिए। परिवार के पास रहेगी तो उसे सबसे जुड़ने का मौका मिलेगा, सबके साथ रहने का मतलब समझ आएगा। अकेले रहेगी तो सिर्फ तुम्हें ही याद करती रहेगी और इस वजह से उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तुम्हें लगता होगा कि ये नॉर्मल है, शायद तुम्हारे बाप की जो एक्टिविटी है उस हिंसा से ये काम करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब है। एक तो तुमने यहाँ पर सारे मेल बॉडीगार्ड्स को रखा है, कोई ऐसे किसी को रखता है जो उसकी देखभाल करता है, जैसे कोई माँ करती है। मतलब एक लेडी को तो रखना चाहिए था। अव्यान रुद्र को समझा रहा था और रुद्र बिल्कुल शांत था। रुद्र काफ़ी वक्त बाद बहुत ही शांति से कहता है, मैंने एक लेडी को रखा था, पर वो लेडी मर गई। उसके बाद भी मैंने रखा था एक लड़की को, लेकिन वो लड़की मुझे पसंद करने लगी थी। इस वजह से वो अंतरा को मुझे बार बार बुलाने को कहती थी। अंतरा को ये भी कहती थी कि अगर मेरी ज़िंदगी में कोई आया तो मैं उसे भूल जाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि यहाँ ऐसा कुछ भी होता है, लेकिन एक दिन मेरी बॉडीगार्ड्स ने मुझे बताया तो मैंने उसे घर से निकाल दिया। अंतरा उससे काफ़ी अटैच थी तो उसे मुझ पर बहुत गुस्सा भी आया था। पता नहीं उस लड़की ने क्या क्या सिखा दिया इसे। अव्यान रुद्र की बात सुनकर तुरंत कहता है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना रुद्र, काश कि तुम अंतरा को अपने साथ रखते, उसे इस तरह अकेला छोड़कर ना रखते। खैर कोई बात नहीं, हम उसका इलाज कर लेंगे, फिलहाल हमें उसे यहाँ से लेकर जाना चाहिए। रुद्र हाँ कहता है तो दोनों अब चुपचाप से बैठ जाते हैं। गोवा
रूहान इस वक्त गोवा बीच पर एक जगह बैठा हुआ था और स्वरा के साथ बिताए वक्त को याद कर रहा था। वो सब पहले भी गोवा आया करते थे और यहाँ खूब सारी मस्ती भी किया करते थे जब स्वर्णा नहीं हुई थी। तब भी काफ़ी बार रूहान स्वरा को गोवा लेकर आया था। दोनों ने ही काफ़ी अच्छे से यहाँ वक्त बिताया था। रूहान बीते हुए वक्त के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र एक ओर जाती है। रूहान उस ओर देखते ही जल्दी से उठकर भागते हुए उधर जाता है। रूहान वहाँ पहुंचकर एक लड़की का हाथ पकड़कर जल्दी से अपनी ओर खींचता है, जिससे उस लड़की ने जो कांच की छोटी सी फिश पॉट को पकड़ा हुआ था वो नीचे गिरकर टूट जाता है। उस लड़की के बाल से इस वक्त उसका चेहरा छुपा हुआ था। वो अपना चेहरा घुमाकर रूहान को देखती है तो रूहान के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, सोना। वो लड़की स्वरा ही थी जो इस वक्त फिश पॉट खरीद रही थी। रूहान स्वरा को देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुका था। वो उसे देखते हुए कहता है, तुम कहाँ चली गई थी सोना? तुम जिंदा हो और तुम मुझसे मिली भी नहीं। रूहान जैसे ही बोलता है स्वरा के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। स्वरा रूहान को कंफ्यूज्ड होकर देख रही थी, जैसे वो उसे पहचानती ही ना हो। स्वरा रूहान से खुद को छुड़ाकर दूर होकर कहती है, आप किसकी बात कर रहे हैं मिस्टर? सोना? ये सोना कौन है? स्वरा का ऐसा कहना रूहान को कंफ्यूज कर गया। वो जल्दी से स्वरा की ओर बढ़कर कहता है, सोना तुम भूल गई, तुम मेरी सोना हो, मेरी स्वरा। स्वरा फिर से रूहान से दूर जाते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मेरा नाम स्वरा नहीं है, मेरा नाम सुपर्णा है। शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है। रूहान फिर से उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है, मजाक क्यों कर रही हो सोना? प्लीज़ ये मजाक बंद करो। पूरे 19 साल बाद तुम मुझे मिली हो, प्लीज़ ऐसा मजाक मत करो। स्वरा अपने चेहरे पर कंफ्यूज्ड वाले एक्सप्रेशंस बरकरार रखती है। वो फिर से कहती है, देखिए मिस्टर, मैं सुपर्णा हूँ, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हो गई। स्वरा का ऐसे बार बार मना करना रूहान को गुस्सा दिला रहा था। रूहान को हमेशा से ही बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि स्वरा इस तरह से उसे खुद से दूर करे। रूहान थोड़ा गुस्से से कहता है, बकवास बंद करो। अपना गेटअप और नाम चेंज करने से तुम स्वरा से सुपर्णा नहीं बन जाओगी। मैं तुम्हें जिस्मो जान से अच्छी तरह से पहचानता हूँ। सिर्फ तुम्हारी खुशबू ही काफ़ी है तुम्हें पहचानने के लिए। रूहान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। वहीं रूहान के ऐसे कहने पर स्वरा का मुंह पूरी तरह से बंद हो चुका था। रूहान की फीलिंग्स इतनी गहराई से बाहर आई थी जिससे स्वरा का दिल धड़क उठा था। वो एकटक रूहान को देख रही थी। स्वरा ही थी जिसे सबसे पहले रूहान पसंद आया था। उनकी प्यार की शुरुआत स्वरा की ओर से हुई थी। स्वरा ने पहली बार रूहान से मिलने के बाद प्यार का मतलब जाना था और उसी से इकलौता प्यार किया था। स्वरा को अपने और रूहान के साथ बिताए वो हर एक दिन याद आने लगे। उसकी आंखें सब कुछ जाहिर कर रही थी। रूहान स्वरा की आंखों में सब कुछ साफ साफ देख पा रहा था। स्वरा के सारे इमोशंस बाहर आने लगे थे। वो रूहान की तरफ बढ़ते हुए उसे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अचानक उसे कुछ याद आता है और उसके कदम अपनी जगह पर ही ठहर जाते हैं। वो मन ही मन कहती है, नहीं स्वरा, तुम कमज़ोर नहीं पड़ सकती। भूलो मत, यही तुम्हें 19 साल पहले मरने के लिए छोड़कर गया था। उसने एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा और ना ही पेट में पलते अपने बच्चे के बारे में सोचा। मन में ये सब सोचते हुए स्वरा के चेहरे पर अब गुस्सा उभरने लगा। स्वरा के अंदर गुस्सा था और वो उस गुस्से में आग की तरह जल रही थी। वही आग उसके दिल में रूहान के लिए नफरत जगा रही थी। रूहान स्वरा के हर एक इमोशंस को नोट कर रहा था। स्वरा उसे फिर से देखते हुए कहती है, देखिए आप कौन है मुझे नहीं पता और आप किस सोना के बारे में बात कर रहे हैं ये भी मुझे नहीं पता। मैं सुपर्णा हूँ, आज ही मैं गोवा आई हूँ। स्वरा जैसे जैसे बात को आगे बढ़ा रही थी रूहान का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक तो वो 18 सालों से जीते जी नहीं पा रहा था, सिर्फ स्वरा के ख्यालों में खोया हुआ रहता था और आज जब उसे स्वरा मिली तो उसके सामने नौटंकी कर रही है। रूहान गुस्से से अपना आपा खो बैठता है। वो गुस्से से स्वरा की ओर बढ़ने ही वाला होता है कि तभी उसे स्वर्णा की मीठी सी आवाज़ सुनाई देती है, डैडू। स्वर्णा की आवाज़ से रूहान रुक जाता है। वहीं स्वरा आवाज़ सुनकर हैरान हो जाती है। उसे स्वर्णा की याद आने लगती है जब वो बचपन में रूहान और स्वरा को डैडू और मिमी कह के बुलाया करती थी। स्वरा को बिल्कुल भी पता नहीं था कि स्वर्णा जिंदा है। हाँ, उसे याद था कि स्वर्णा आदित्य लोगों के साथ गई थी, पर उसे ये नहीं पता था कि स्वर्णा जिंदा बच गई थी। वो तो उसे भी मरा हुआ समझ रही थी। स्वरा की आंखों में ममता झलक उठी। स्वर्णा भागते हुए रूहान के पास आती है और उसे बड़ी खुशी से बताती है, डैडू देखिए मैंने क्या खरीदा। रूहान स्वर्णा के साथ ही आया था, लेकिन वो एक साइड में बैठा हुआ था और स्वर्णा पूरे बीच की सैर कर रही थी। उसे जो मन में आ रहा था वही खरीद रही थी। स्वर्णा की खुशी की वजह से किसी पर ध्यान नहीं गया। वो बस अपने हाथ में पकड़ी जलपरी की सुंदर सी कांच में बने शोपीस को देख रही थी। यहाँ तक कि उसका ध्यान रूहान पर भी नहीं था। स्वरा धीरे से रूहान के पीछे से झांककर स्वर्णा को देखती है। स्वर्णा को देखते ही स्वरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी छोटी सी बच्ची को इतना बड़ा हुआ देखकर उससे तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल ही नहीं हो रहा था।
उसका दिल चाह रहा था कि वो अभी स्वर्णा के गले लग जाए। स्वरा के आंसू बहते हुए गाल पर लुढ़क जाते हैं, जो रूहान और स्वर्णा में से कोई नहीं देख पाता। रूहान अपनी बेटी की वजह से एक पल के लिए तो स्वरा को भूल ही जाता है, लेकिन जब उसे उसकी याद आती है तो वो तुरंत मुड़कर स्वरा को देखता है, लेकिन अब वहाँ स्वरा नहीं थी, वो जा चुकी थी। स्वरा को वहाँ से गायब देखकर रूहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से से बहुत ही धीरे से कहता है, सोना, बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। रोहान अब स्वर्णा की ओर देखता है, जो बहुत ही ज़्यादा खुश दिख रही थी। उसे तो किसी बात का अंदाज़ा भी नहीं था। वहीं स्वरा पेड़ के पीछे छुपी हुई स्वर्णा को देख रही थी। स्वर्णा को देखते हुए स्वरा की आंखों से बस आंसू निकले जा रहे थे। वो उससे मिलने के लिए तड़प रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो गलतफहमी की शिकार हुई बिल्कुल भी आगे नहीं जा रही थी। वो स्वर्णा से नहीं मिल रही थी, बस दूर से ही उसे देखे जा रही थी। स्वर्णा की मुस्कुराहट, स्वर्णा की बातें, वो सब कुछ स्वरा छुपकर ही नोटिस कर रही थी। कुछ दिन बाद शादी की डेट करीब आ रही थी। इसी के साथ सभी उसकी तैयारियों में जुटे थे। शिवा और अनु एक साथ काफ़ी वक्त गुजार रहे थे। उनका प्यार मुकम्मल हो चुका था। उसकी खुशी का जश्न मना रहे थे। ध्रुवंश भी अपने कामों में बिजी होने के साथ ही कयारा को भी वक्त दिया करता था। कयारा भी ध्रुवंश के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थी, पर उसने अभी तक अपने डैड को ध्रुवंश के बारे में कुछ भी बताया नहीं था। कयारा का फार्म हाउस हॉल में काया के डैड मिस्टर सहगल बैठे हुए थे। आज ही वो गोवा आए थे कयारा से मिलने के लिए। वैसे तो वो कयारा से प्यार तो करते थे, लेकिन वो इस तरह का नहीं। वो ज़्यादातर अपने बिजनेस को लेकर ही कयारा से बात किया करते थे। कयारा सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए इस वक्त ध्रुवंश से बात कर रही थी। वो कहती है, हाँ मैं बस आ रही हूँ। ये कहते हुए वो हॉल में पहुँच जाती है तो मिस्टर सहगल उसे टोकते हुए कहते हैं, काया, वेयर आर यू गोइंग? कयारा फ़ोन को अपने कान से थोड़ा सा दूर हटाते हुए कहती है, मैं कहीं जा रही हूँ, इससे आपको क्या मतलब है डैड? कयारा के ऐसे जवाब देने से मिस्टर सहगल थोड़े से गुस्से में कहते हैं, बिहेव योर लिमिट्स काया। कयारा अपने हाथों को सीने पर बांधते हुए कहती है, अच्छा अगर नहीं रही तो क्या करेंगे आप? मिस्टर सहगल उसकी बात सुनकर उसे घूरते हैं। तभी कयारा कहती है, बाय द वे मैं आपको बताना भूल गई, क्योंकि मैं आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझती, इसीलिए मैंने कभी आपको बताया नहीं। मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उसके साथ घूमने जा रही हूँ। मिस्टर सहगल बहुत ही हैरानी से कहते हैं, व्हाट? इतना कहते हुए वो सोफे से उठकर कयारा से कहते हैं, तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया और मुझे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। अपने बिजनेस से फुर्सत मिले तभी तो आपको कुछ पता होगा। कयारा टीज करते हुए मिस्टर सहगल से कहती है, जिस पर वो कहते हैं, मुझे पता नहीं था तो कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था ना। पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर है, कोई भी ऐरा गैरे लड़के को तुम बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। डैड प्यार करने के लिए लड़के का ना ही हम स्टेटस देखते हैं और ना ही उसे देखते हैं कि वो कैसा है। कयारा एहसास को जाहिर करते हुए कहती है, बेहुदा बातें ही ये सब। मेरी पूरी जिंदगी की कमाई मैं किसी ऐरे गैरे को नहीं सौंपने वाला, इसीलिए मुझे अभी उससे मिलना है। मैं भी तो देखूं किस गवार को तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया। मिस्टर सहगल बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहते हैं, ओके मैं अभी बुलाती हूँ। इतना कहती ही कयारा फ़ोन से ध्रुवंश को अंदर बुलाती है। कुछ 10 मिनट्स में ही ध्रुवंश हॉल में पहुँचता है। ध्रुवंश ने इस वक्त ऐसा गेटअप रखा हुआ था कि कोई भी लड़की उस पर फिदा हो जाए। ध्रुवंश सीधा कयारा के पास जाता है। उसका ध्यान बिल्कुल भी मिस्टर सहगल पर नहीं था। ध्रुवंश कयारा के पास जाकर उसके गाल पर किस करते हुए कहता है, व्हाट हैपेंड बेबी? कयारा मुस्कुराती है, क्योंकि उसे इस बात से ज़रा भी फर्क नहीं पड़ा था कि ध्रुवंश ने उसके डैड के सामने उसे किस किया था। वहीं मिस्टर सहगल ये देखकर ध्रुवंश को बुरी तरह से घूरने लगते हैं। ध्रुवंश ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। वो समझकर कि वो अपने गले को साफ करते हुए थोड़े रौबदार आवाज़ में कहते हैं, लगता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाए। आवाज़ सुनकर ध्रुवंश उस ओर देखता है। उसे देखकर ध्रुवंश कयारा को देखता है और कहता है, योर डैड? कयारा हाँ में सिर हिलाती है। कयारा ने पहले ही अपने डैड के बारे में ध्रुवंश को बताया था, इसीलिए ध्रुवंश मिस्टर सहगल को मुस्कुराकर कहता है, हाय ससुर जी, एक्चुअली मैं कुछ महीने में ही काया से शादी करने वाला हूँ। आप यहाँ नहीं थे तो हमने आपको नहीं बताया। खैर मैं अभी मॉम डैड को बोल देता हूँ, वो आपसे मिलने आ जाएंगे। इतना कहते ही ध्रुवंश ध्रुव को कॉल करता है। ध्रुव कॉल रिसीव करता है तो ध्रुवंश ध्रुव से बात करता है। बात करने के बाद ध्रुवंश कॉल कट करके कहता है, ओके बाय ससुर जी, अच्छे से बैठकर शादी की बात कर लेना, कोई कमी ना हो खर्चे पे, इकलौती बेटी है आपकी। ध्रुवंश मिस्टर सहगल के एक शब्द भी बोलने नहीं देता और कयारा का हाथ पकड़कर बाहर चला जाता है। दूसरी ओर अव्यान कमरे में बैठकर कबर्ड के सामने जाता है और कुछ फाइल्स निकालने लगता है। फाइल निकालते वक्त अचानक ही अव्यान की नज़र प्रज्ञा की बालकनी पर खड़ी प्रज्ञा पर जाती है, जो इस वक्त उसे पीठ किए हुए थी। अव्यान कुछ सोचते हुए कबर्ड को बंद करता है और बालकनी की तरफ बढ़ जाता है। अव्यान प्रज्ञा के कुछ करीब जैसे ही पहुंचता है तो उसे प्रज्ञा का किसी से बात करते हुए आवाज़ सुनाई देती है। प्रज्ञा बात करते हुए आखिर में कहती है, आई लव यू, आई लव यू। ये 3 वर्ड सुनते ही अव्यान की भौहें चढ़ जाती हैं। प्रज्ञा जब मुड़ती है तो अव्यान को अपने इतने करीब देखकर वो एकदम से पीछे हो जाती है। उसका चेहरा डर से भर जाता है। प्रज्ञा अपने सीने पर हाथ रखे अव्यान को देखकर कहती है, आपने तो हमें डरा ही दिया। अव्यान उसके चेहरे को गौर से देखता है। प्रज्ञा अपने सीने से हाथ हटाकर कहती है,
क्या हुआ? आप ऐसे मेरे पीछे क्यों खड़े हैं? आपको कुछ काम था? अव्यान प्रज्ञा के कोई भी सवाल का जवाब दिए बिना उसके फ़ोन को छीनता है। प्रज्ञा हैरानी से उसे देखती है। अव्यान प्रज्ञा के फ़ोन पर कॉल हिस्ट्री चेक करता है तो उसकी नज़र सेव नंबर पर जाती है जो हिमांशु का था। प्रज्ञा इस वक्त हिमांशु से बात कर रही थी। प्रज्ञा को जब समझ आता है कि अव्यान क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा है तो उसकी भौहें चढ़ जाती हैं। प्रज्ञा अपने हाथ को सीने पर बांधे अव्यान को घूर कर देखती है। अव्यान फ़ोन से अपनी नज़रें हटाकर प्रज्ञा को देखता है जो बुरी तरह से उसे ही घूर रही थी। प्रज्ञा अव्यान को ताने मारते हुए कहती है, फ़ोन में ताका झांकी हो गई हो तो हमें वापस करने का कष्ट करेंगे। अव्यान प्रज्ञा के फ़ोन को उसकी ओर बढ़ा देता है। प्रज्ञा फ़ोन को देखकर कहती है, आपको पता है आप बहुत बड़े वाले जलकुकड़े हैं। अव्यान तुरंत कहता है, व्हाट? प्रज्ञा थोड़ा ज़ोर से कहती है, हाँ सही सुना आपने, आप बहुत बड़े जलकुकड़े हैं। अव्यान जल्दी से पूछता है, व्हाट जलकुकड़ा, ये क्या होता है? प्रज्ञा मुंह बनाते हुए अव्यान को देखती है, फिर जाते हुए कहती है, मुझे नहीं बताना। अव्यान झट से उसे पकड़कर कहता है, तुम्हें बताना पड़ेगा। बताओ मुझे क्या होता है ये? प्रज्ञा जल्दी से खुद को छुड़ाते हुए कहती है, छोड़िए मुझे अपना सीरियल देखना है, मिस हो जाएगा। बोलते हुए प्रज्ञा अव्यान से खुद को छुड़ा लेती है और कमरे के अंदर जाकर जल्दी से टीवी ऑन करके स्टार प्लस चैनल लगाती है। चैनल पर इस वक्त कह दूं तो में सीरियल आ रहा था, जिसे देखते ही प्रज्ञा खुश हो जाती है। अव्यान भी अंदर आता है और टीवी के सामने खड़ा हो जाता है। प्रज्ञा ये देखकर चिढ़ते हुए कहती है, हटिए ना, हटिए, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे देखना है। अव्यान टीवी को देखता है जिस पर इस वक्त मेन लीड हीरो को दिखा रहे थे। अव्यान ने कभी सीरियल नहीं देखे थे तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि सीरियल में फैमिली और बहुत से कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है। उसे तो ये लगने लगा जैसे प्रज्ञा उस हीरो को देखने के लिए इतनी उतावली हो रही है, इसीलिए वो तुरंत ही टीवी का मेन स्विच बंद कर देता है। प्रज्ञा बुरी तरह से चिढ़ जाती है। वो जल्दी से बेड से उठकर अव्यान के पास जाती है। आपका दिमाग खराब हो गया है, क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? मुझे वो देखना है, प्रज्ञा अव्यान पर चिल्लाते हुए कह रही थी। प्रज्ञा फिर से टीवी चलाने के लिए उधर जाती है, तभी अव्यान उसका हाथ पकड़कर अपने करीब कर लेता है। प्रज्ञा अपनी टिमटिमाती आंखों से अव्यान को पलके झपकाते हुए देखती है। अव्यान बहुत ही सीरियस होकर कहता है, तुम सिर्फ मुझे देखो, किसी और को देखने की इजाज़त नहीं है तुम्हें। प्रज्ञा हैरान हो जाती है क्योंकि अब अव्यान टीवी एक्टर से भी जेलस हो रहा था। प्रज्ञा मुस्कुराकर अव्यान के गाल को खींचते हुए कहती है, आप सच में हद से ज़्यादा वाले जलकुकड़े हैं, लेकिन अब ये जलकुकड़ापन बंद कीजिए और मुझे मेरी सीरियल देखने दीजिए। इतना कहते ही प्रज्ञा अव्यान से खुद को छुड़ाकर दूर होती है। अव्यान प्रज्ञा को एकदम से कहता है, अगर तुमने टीवी ऑन की ना तो मैं ये टीवी सलामत नहीं रहेगी। प्रज्ञा अव्यान के ऐसे कहने पर ऐसे रिएक्शंस देखती है जैसे उसे बिल्कुल भी फर्क ना पड़ा हो। प्रज्ञा अब टीवी ऑन करती है। टीवी ऑन होने के कुछ सेकंड में ही टीवी बिखर कर नीचे गिर जाती है। प्रज्ञा आंखें फाड़कर बिखरे टीवी को देखती है, फिर सिर उठाकर अव्यान को देखती है जिसके हाथ में इस वक्त लोहे की रॉड थी। प्रज्ञा हैरानी से कहती है, ये आपने क्या किया? अव्यान रॉड को नीचे फेंक कर कहता है, मैंने कहा था ना टीवी सलामत नहीं रहेगा। ये सुनकर तो प्रज्ञा का दिल चाह रहा था कि वो दीवार पर अपना सिर पटक ले। प्रज्ञा अब मुंह फुलाकर बेड की ओर जाती है और बेड पर बैठकर अपने हाथों को बांध लेती है। कुछ देर तक कमरे में बिल्कुल शांति रहती है। फिर अव्यान बेड पर बैठकर लैपटॉप ऑन करते हुए कहता है, चलो हम दोनों मूवी देखते हैं। अव्यान कभी भी मूवी नहीं देखा करता था, लेकिन उसे प्रज्ञा को मनाने के लिए कुछ तो करना था, इसीलिए वो ये आइडिया निकालता है। प्रज्ञा कोई जवाब नहीं देती। वो अब भी मुंह फुलाए बैठी हुई थी, उसे तो बस अपना सीरियल देखना था। अव्यान अपने एक कान में ब्लूटूथ ईयरफोन लगाता है और दूसरा ब्लूटूथ ईयरफोन प्रज्ञा के कान में लगाता है। अव्यान टेबल से रिमोट लेकर रूम की लाइट्स ऑफ कर देता है और फिर प्रज्ञा को अपने करीब खींचते हुए कहता है, आओ भी। अव्यान के खींचने से प्रज्ञा उसकी ओर हो जाती है, लेकिन जल्दी ही वो खिसककर उससे दूर हो जाती है। अव्यान उसका हाथ पकड़कर फिर से खींच लेता है और कसकर पकड़ लेता है। इस बार प्रज्ञा खुद को छुड़ा नहीं पाती। अव्यान उसे मूवी तो दिखा रहा था, लेकिन प्रज्ञा देख नहीं रही थी, वो दूसरी ओर देख रही थी। अव्यान ये देखकर प्रज्ञा के सॉफ्ट गाल को छूते हुए कहता है, क्या हुआ सजनी, देखो ना इतनी अच्छी मूवी है। प्रज्ञा फिर भी मूवी को नहीं देखती। अव्यान अब प्रज्ञा को अपने आगे बिठाता है और वो पीछे से लिपट जाता है। अव्यान प्रज्ञा के पेट पर हाथ रखे धीरे से कहता है, तुम्हें पता है तुम मुंह फुलाए बिल्कुल बंदरिया लगती हो। प्रज्ञा अव्यान को झट से मुड़कर घूरती है। अव्यान प्रज्ञा के होठों पर धीरे से किस करके कहता है, सच्ची ऐसे मुंह फुलाए तुम हमेशा से बंदरी लगती हो। मैं बहुत पहले से तुम्हें ये बताना चाहता था, लेकिन बता नहीं पाया। प्रज्ञा अव्यान को घूरते हुए कहती है, आप ना रहने ही दीजिए, मनाया तो आपसे कभी जाता नहीं, बस मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। अव्यान प्रज्ञा की नाक को अपनी नाक से रगड़ते हुए कहता है, काफ़ी समझदार हो गई हो तुम। प्रज्ञा बुरा सा मुंह बना लेती है। अव्यान आगे कहता है, चलो ठीक है, गुस्सा छोड़ो, देखो मूवी स्टार्ट हो गई और इसे तुम्हारी ही नज़रों का इंतज़ार है। प्रज्ञा भी अब मुस्कुराती है क्योंकि उसे भी अव्यान के साथ नोकझोंक बहुत ज़्यादा पसंद आती थी, और अब जब नोकझोंक खत्म हो चुकी थी तो वो भी अव्यान से लिपट कर बैठ जाती है। दोनों अब एक दूसरे से लिपट कर मूवी इंजॉय करते हैं।
आव्या इस वक्त अस्पताल में अपने केबिन में थी। वो अपने पेशेंट्स को चेक कर रही थी, तभी रुद्र अंदर आता है और सीधे चेयर पर बैठ जाता है। आव्या उसे अस्पताल में देख थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहती है, तुम यहाँ? रुद्र टेबल पर रखे पानी के ग्लास को उठाकर पीते हुए कहता है, मैं तुम्हारा कब से नीचे वेट कर रहा था बेबी गर्ल, पर तुम आ ही नहीं रही हो। आव्या कंफ्यूज होकर कहती है, लेकिन तुमने बुलाया कब मुझे रुद्र? रुद्र पानी पीने के बाद ग्लास को टेबल पर रखकर कहता है, 50 मिस्ड कॉल, 100 मैसेज, और कितना बुलाऊं तुम्हें? आव्या आंख फाड़कर रुद्र को देखती है और थोड़ा जोर से चिल्लाती है, क्या? इतना बोलते ही वो जल्दी से अपने फ़ोन को निकाल कर देखती है तो उसमें सच में रुद्र के 50 कॉल्स और 100 मैसेज आए थे। आव्या ने फ़ोन को साइलेंट पर रखा हुआ था, जिस वजह से उसे इतनी थोड़ी सी भी खबर नहीं थी। वो रुद्र की ओर देखकर जल्दी से कहती है, आई एम सॉरी, मैंने देखा ही नहीं। रुद्र अपनी जगह से उठकर कहता है, लेट्स गो। आव्या थोड़ी सी परेशान होकर कहती है, लेकिन रुद्र मेरे पेशेंट्स अभी भी हैं, मैंने अभी तक पूरे को चेक नहीं किया है। आव्या के ये कहने पर रुद्र अपना फ़ोन उठाकर किसी को कॉल करता है और आव्या के सारे पेशेंट्स को दूसरे को देने के लिए कहता है। आव्या चुप ही रहती है। रुद्र फ़ोन को पॉकेट में रखकर कहता है, नाउ लेट्स गो। आव्या मुस्कुराती हुई रुद्र के पास जाती है और उसे साइड से हक कर लेती है। रुद्र आव्या का हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगता है। आव्या उससे सवाल करती है, कहाँ जाने वाले हैं हम दोनों? रुद्र उससे कुछ नहीं कहता। आव्या थोड़ी चिढ़ जाती है पर कुछ बोलती नहीं, क्योंकि उसे पता था कि अब रुद्र उसे कोई जवाब नहीं देगा। लंदन। एक औरत जो बेड पर बेसुध सी बैठी हुई थी, उसकी आंखों में नमी की कोई कमी नहीं थी। उसकी आंखें साफ बता रही थी कि पता नहीं कितने ही सालों से उसके आंसू बस यूं ही टपकते जा रहे हों। इस वक्त उसके हाथ में एक फ्रेम था और उसके आंसू टपकते हुए उसी फ्रेम पर गिर रहे थे। उस फ्रेम में प्रियंश, अनन्या और प्रज्ञा की तस्वीर थी। वो अपने मुंह को खोले धीरे से कहती है, मैंने कहा था ना कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आप दोनों क्यों चले गए? ये औरत अनन्या थी। वो हर वक्त उस दिन को याद करते हुए बस प्रियंश की तस्वीर को देखकर एक ही बात कहती थी, क्योंकि वो आज भी प्रियंश को समझाना चाह रही थी कि वो बिल्कुल सही थी। सिद्धार्थ इस वक्त एक घर के अंदर आता है और हॉल में पहुंचते ही उसे उसकी माँ शारदा दिखती है। शारदा सिद्धार्थ को देखते ही कहती है, सिड, आज फुर्सत मिली आपको यहाँ आने की? सिद्धार्थ शारदा को हक करते हुए कहता है, क्यों मॉम, आपको पता नहीं है कि मैं कितना बिजी हूँ? हाँ, बताइए कि आप कितने बिजी हैं और किसके लिए बिजी हैं? शारदा ने उसे थोड़े से ताने देते हुए कहा। सिद्धार्थ शारदा को देखता है क्योंकि उसे उनकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी, पर फिर भी वो समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता। उसे हमेशा से जो चीज़ समझ आती है तो उसे समझता भी नहीं है। सिद्धार्थ अब शारदा से अलग होकर कहता है, आंटी कैसी हैं? शारदा एक कमरे की ओर देखते हुए कहती है, इकलौते आप ही तो हैं जिनसे वो बात करती है, हमसे तो वो एक शब्द भी नहीं बोलती। खैर, जाइए मिल लीजिए। सिद्धार्थ शारदा की बात सुनकर सीधे सीढ़ियों के ऊपर जाता है। वो एक कमरे की ओर बढ़ जाता है। दरवाजे के पास पहुंचते ही वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है। अंदर एक डिम लाइट में इस वक्त अनन्या बैठी हुई थी। सिद्धार्थ कमरे की पूरी लाइट जलाता है और अनन्या के पास जाता है। अनन्या सिर उठाकर सिद्धार्थ को देखती है और जल्दी से अपनी नज़र झुका लेती है, क्योंकि उसकी आंखें इस वक्त भी नम थी। सिद्धार्थ अनन्या के पास बैठकर उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, आंटी आप रो रही हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है ना कि आप रोया ना करें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अनन्या खुद को नॉर्मल करते हुए कहती है, मैं नहीं रो रही सिंधु। सिद्धार्थ जल्दी से अनन्या को गले लगा लेता है। अनन्या उसकी पीठ पर हाथ रख लेती है। अनन्या थोड़ी उदासी से कहती है, उनका पता चला? सिद्धार्थ अनन्या से अलग होकर कहता है, हाँ, मुझे आपके हस्बैंड और आपकी बेटी दोनों के बारे में पता चल गया है। अनन्या ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, जो उसके चेहरे पर साफ दिखता है। अनन्या को इतना खुश देखकर सिद्धार्थ आगे कहता है, आपके हस्बैंड को खोजने के लिए तो मैंने ये एक्टिंग करियर ज्वाइन किया है। बाय द वे, मिस्टर प्रियंश राठौर अपने किसी दोस्त दीप के साथ रहते हैं और आपकी बेटी मिस प्रज्ञा राठौर गोवा में रहती है। लेकिन पहले दोनों का जिक्र सुनकर अनन्या बहुत खुश होती है, पर लेकिन शब्द सुनते ही वो अपनी खुशियों पर रोक लगा लेती है। उसे लगता है कि प्रज्ञा के साथ बुरा हुआ हो। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए अनन्या से कहता है, अब वो मिस प्रज्ञा राठौर नहीं रही, वो अब मिसेस प्रज्ञा सिंघानिया बन चुकी हैं। उनकी शादी अव्यांश सिंघानिया से हो गई है। सिद्धार्थ की बातों को सुनकर अनन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए बहुत खुश थी। अनन्या आंसुओं को बहाते हुए खुशी जाहिर करके कहती है, बहुत पसंद करती थी मेरी गुड़िया अयान को, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। फाइनली मेरी गुड़िया को उसका साजन मिल गया। लेकिन क्या अयान मेरी गुड़िया से प्यार करता है? बचपन में तो मैंने कभी भी उन्हें मेरी गुड़िया से अच्छे से बात करते हुए भी नहीं देखा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ कहता है, आंटी मैंने खुद उन्हें देखा है, दोनों के बीच बहुत प्यार है। इनफैक्ट प्रज्ञा तो हमेशा अव्यान की तारीफ करते रहती है और मैंने कई बार अव्यान को उसके काफ़ी करीब रोमांटिक मोमेंट में भी देखा है। सीरियसली तो दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार है। अनन्या ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि सिद्धार्थ की बात सच है।
अव्यान जैसा बचपन में था उस हिसाब से तो उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी भी प्रणया को अपनाएगा। लेकिन अब जब उसे ये सुनने में आया कि अव्यान अनन्या से प्यार करता है तो अनन्या को अब उससे मिलने की तलब होने लगी। अनन्या सिद्धार्थ से कहती है, सिद्धू क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो, मुझे उनसे मिलना है। सिद्धार्थ तुरंत ही जवाब देता है, आंटी मैं इसीलिए तो आपके पास आया हूँ, इतने सालों से मैं आपके लिए उन्हें ही तो ढूंढ रहा था, आपको उनसे मिलाने के लिए। अनन्या अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछती है जो खुशी के कारण बह रहे थे। सिद्धार्थ इस वक्त अनन्या की खुशी को साफ देख पा रहा था और उसे सिद्धार्थ को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सिद्धार्थ अनन्या से कहता है, आंटी हम कल ही गोवा के लिए निकलेंगे। अनन्या जल्दी से हाँ में सिर हिलाती है क्योंकि वो प्रणया से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। तभी उसे एकदम से ही प्रियंश की याद आ जाती है तो वो सिद्धार्थ से कहती है, मैंने उनसे कब मिलूंगी। सिद्धार्थ अनन्या की बातों को समझते हुए उसके चेहरे को देखता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, आंटी मुझे लगता है अपनी बेटी से ज़्यादा आप अपने हस्बैंड से मिलने के लिए बेकरार हैं। सिद्धार्थ ने ये बात थोड़े फनी वे में कही थी। अनन्या उसकी बात सुनकर अपने दुखों में ही मुस्कुराने लगी। सिद्धार्थ कुछ पल तक अनन्या के साथ बातें करता है और फिर कमरे से चला जाता है। उसके जाते ही अनन्या मुस्कुराते हुए फोटो फ्रेम को छूती है। बेंगलोर घर के गार्डन में एक आदमी चेयर पर बैठा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। उसकी नज़र बस इस स्क्रिप्ट पर टिकी हुई थी। उसे इसके अलावा किसी का भी ध्यान बिल्कुल नहीं था। तभी वहाँ एक और आदमी आकर उससे पूछता है, प्रिंस क्या यार एक्टिंग तो तुझे करनी नहीं है, फिर भी ये बार बार स्क्रिप्ट क्यों पढ़ता रहता है। चेयर पर बैठा हुआ आदमी प्रियंश था और जो उससे कह रहा था वो दीप। प्रियंश दीप को जवाब देता है, ये वही स्क्रिप्ट है जिसे मैंने अनन्या को प्रपोज करने के लिए बनाई थी। बहुत मुश्किल से ये स्क्रिप्ट मुझे याद हुई थी, बहुत याद आती है मुझे उसकी। काश कि मैं उस दिन उसकी बात सुनकर रुक जाता। दीप दूसरी चेयर पर जाकर बैठते हुए कहता है, वहाँ पर रुकता तो भी मर जाता क्योंकि पूरा सिंघानिया विला राख में बदल चुका है। प्रिंस खोया हुआ कहता है, कम से कम साथ में तो मरते। मेरे सिवाय अनन्या का कोई नहीं था। हमेशा साथ रहने का वादा किया था मैंने, मरते वक्त भी, लेकिन मैं वादा पूरा नहीं कर पाया। दीप चुप हो जाता है क्योंकि उसके लिए इसके पास कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर बाद कुछ सोचते हुए वो कहता है, सो तुम अपनी बेटी से मिलने कब जा रहे हो। प्रिंस ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, अपनी ज़िंदगी में वो बहुत खुश है। उसे अपना प्यार मिल गया, एक परिवार मिल गया और अपने माँ बाप भी तो हैं। मैं उनके बीच नहीं आना चाहता। तुझे पता है ना कि मैं पहले भी उससे मिलने जा चुका हूँ, लेकिन उससे मिल नहीं पाया क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब वो मेरी और अनन्या की बेटी रही। वो अब बस हिमांशु और दिया की बेटी है जिसे मैं छीनना नहीं चाहता। दिया का बच्चा मरने की वजह से उसे बहुत बड़ा सदमा लगा। वो गुड़िया को ही अपनी जन्मी संतान मानती है। दीप क्यूरियस होकर पूछता है, तो क्या तुम उससे मिलने भी नहीं जाने वाले। प्रियंश खोए हुए कहता है, मुझे उसकी याद बहुत आती है लेकिन मिलने से थोड़ा कतरा जाता हूँ। दीप प्रियंश के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मुझे लगता है तुझे एक बार वहाँ पर जाना चाहिए क्योंकि जिस वक्त तू गया था उस वक्त प्रणय की याददाश्त जा चुकी थी, लेकिन अब उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है। वो तुम दोनों को ही ढूंढ रही होगी। इतनी भी छोटी नहीं थी कि वो तुम दोनों को भूल जाएगी। प्रिंस चुप रहता है। वो उसके पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं था। दीप बस उसे देखते रहता है। गोवा आव्या और रुद्र इस वक्त लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। आव्या इस वक्त रुद्र की गोद में बैठी हुई थी और जीप चला रही थी। रुद्र आव्या को पकड़े हुए था और उसकी गर्दन को देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि रुद्र आव्या का शिकार करने वाला हो। आव्या अपनी मस्त में ड्राइविंग करते हुए कहती है, तुम्हें पता है रुद्र, तुम बिल्कुल विलेन जैसे हो। अगर हम दोनों की कोई स्टोरी बन रही होती ना तो तुम्हें तो कोई पसंद ही नहीं करेगा। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मुझे कोई पसंद करे सिवाय तुम्हारे। रुद्र उसी तरह आव्या की गर्दन को घूरते हुए कहता है। आव्या एकदम से ब्रेक मारती है और फिर मुड़कर रुद्र को देखती है। रुद्र अब आव्या को देखता है। आव्या उसे घूरते हुए कहती है, तुम इतने अजीब क्यों हो। रोमांटिक नेचर तो तुम में है ही नहीं। जब हम दोनों अकेले रहते हैं तब मैं तुमसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम कुछ रोमांस भरी बातें करो, लेकिन नहीं, तुम तो ऐसी बातें करते हो कि कोई भी लड़की यहाँ से भाग जाए। कपल्स को देखा है तुमने, अपनी लवर को जलाने के लिए किसी लड़की का जिक्र करते हैं या फिर बात करते हैं, और मैं तो यहाँ तुम्हें खुद कह रही हूँ कि अगर हम दोनों की जोड़ी कोई देखता तो तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। तो तुम्हें ऐसे बोलना चाहिए कि हज़ारों लड़कियाँ हैं मुझे पसंद करने वाली, हज़ारों लड़कियाँ मरती हैं मुझ पर, और तुमने कितना भद्दा सा जवाब दिया। बोलते हुए आव्या मुंह बिगाड़ लेती है। रुद्र उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से उसकी बातों को सुनकर बस उसे देखने लगता है। फिर उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहता है, तुम्हें पता है तुम कितनी बेकार बातें करती हो। लड़कियों की बातें तो मैं तब करूँगा जब मुझे लड़कियाँ पसंद होंगी। मुझे बस तुम पसंद हो। तुम लड़की हो या क्या हो मुझे नहीं पता, बस मुझे तुम पसंद हो। काव्या उसे अजीब नज़रों से घूरती है और कहती है, क्या हूँ मतलब, क्या मैं तुम्हें लड़की नहीं लगती, लड़का लगती हूँ या कोई जानवर समझ बैठे हो तुम मुझे। रुद्र आव्या के गाल को धीरे से पिंच करते हुए कहता है, जो भी हो बहुत क्यूट हो। रुद्र अब धीरे से आव्या के गाल को सहलाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। कुछ पल की शांति के बाद रुद्र कहता है,
कैन आई प्रपोज यू? आव्या हैरानी से रुद्र को देखती है। अब रुद्र उसे प्रपोज करने के लिए भी परमिशन मांग रहा था।